हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम सॉइल मैकेनिक्स के और भी रिपीटेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एंड देयर डिटर्मिनेशन से चल ही रहा है हमारा। इससे पहले हम दो टॉपिक के कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल से। अब हमारा ये चल रहा है, इससे के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा 10th लेक्चर है। छोटी छोटी वीडियो बनाई है मैंने रिपीटेड क्वेश्चन की, आप उन्हें देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी जेईई के लिए, गेट के लिए भी और ईएससी के लिए भी। ठीक है, आपका कुछ भी डाउट आता है मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अपडेट के लिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूंगा, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। तो अभी अनअकैडमी पर बहुत शानदार ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अगर आप कार्ड 10 का यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर सिर्फ 16 मार्च तक वैलिड है, तो इसमें बिल्कुल देरी मत करिए, इसको आप अभी इनरोल कर सकते हैं। तो इसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर आप अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट भी लगा सकते हैं, जिस टेस्ट में अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको 100% तक स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो इसको भी आप इनरोल कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अगर गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे टीचर से पढ़ना है तो आप इसमें इनरोल जरूर करिए, क्योंकि आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा इसमें आपको गेट का। और अनअकैडमी पर न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं सिविल के, बाकी ब्रांच के भी होने वाले हैं। सिविल के जो गेट 2024 के लिए न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं, इसमें 16 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें बिल्कुल देरी मत करिए, इनरोल कर सकते हैं आप। ये बाईलैंग्वेज होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, इसमें भी आप कार्ड 10 का यूज करेंगे तो अभी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है इसमें। तो इसमें आपको टॉप फैसिलिटी पढ़ाएंगे, जैसे जसपाल सर होंगे, कृष्णा सर हो गए, विवेक सर हो गए, अभिषेक सर, दुष्यंत सर। जितनी भी टॉप फैसिलिटी है इंडिया की वो आपको एजुकेट करेगी आपको अनअकैडमी पर। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरी आती है तो आप ये इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका कोई भी डाउट आता है, कुछ भी क्वेरी आती है सब्सक्रिप्शन रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं इस पे। ठीक है, और भी बाकी ब्रांच के भी स्टार्ट हो गए, मैकेनिकल के भी 16 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है। और भी कंप्यूटर साइंस आईटी के सेक्टर के भी स्टार्ट हो चुके हैं। और नॉन टेक के लिए भी जो ईएससी है, प्रीलिम्स के लिए, नॉन टेक पोर्शन के लिए 2023 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जनरल स्टडी के बैच स्टार्ट हो गए, इसमें भी आपको टॉप फैसिलिटी पढ़ाने वाली है। तो आप ईएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी बाईलैंग्वेज होंगे। ठीक है, बैच ए स्टार्ट होने में इसमें भी आप कार्ड 10 का यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% 20% का मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है इसमें तो। ठीक है, इसमें बिल्कुल देरी मत करिए, बैच आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ईएससी के लिए भी, गेट के लिए भी। तो आप इनको इनरोल कर सकते हैं, आपको सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द समेशन ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड लिक्विड इंडेक्स इज ऑलवेज। जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स आईसी मतलब हमारा, और लिक्विड इंडेक्स का जो समेशन होता है वो किसके इक्वल होता है हमेशा। ठीक है, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक है, 1 के इक्वल होता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिटी। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों, इस हमें फॉर्मूले पहले पता होना चाहिए लिक्विड इंडेक्स का और कंसिस्टेंसी इंडेक्स का, तो हम इसको इजी से हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स इक्वल्स टू 1। कैसे सोल्व करेंगे, जब हमें कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला पता है, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट डिवाइड बाय प्लास्टिक इंडेक्स प्लस, अब लिक्विड इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अब ये तो नीचे सेम है तो इसको हम सेम लिख सकते हैं, और यहाँ पर वाटर कंटेंट से वाटर कंटेंट चला जाएगा फिर हमारा। ठीक है, तो फिर क्या बचेगा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाय प्लास्टिक इंडेक्स। और हमें पता है प्लास्टिक इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो इसको भी हम जब सोल्व करेंगे तो एक कट ही जाएगा, 1 आएगा हमारा सीधा सा। ठीक है, यहाँ से प्रूव हो जाता है 1 कैसे आया। ठीक है, और भी कंसिस्टेंसी इंडेक्स से और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आपको पता होने चाहिए, वो भी मैं लिखवा देता हूं। अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स आईसी की वैल्यू अगर बोल दे कि 0 है
तो क्या होगी, हमारी जो सोइल होती है ना, सोइल की कंडीशन पहुंच चुकी है, सोइल इज एट इट्स लिक्विड लिमिट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए लिखवा रहा हूं मैं। आईसी की वैल्यू अगर 1 हो जाती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सोइल इज एट इट्स प्लास्टिक लिमिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आईसी की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो क्या होगा, सोइल इज एट इट्स सेमी सॉलिड स्टेट। ठीक है, सेमी सॉलिड स्टेट स्टेट पे आ जाएगी। ठीक है ना, ये डायग्राम पे भी दिखा देता हूं मैं, सेमी सॉलिड स्टेट कौन सी होती है एक बार। ठीक है, अगर सोइल लिक्विड लिमिट पे आ चुकी है तो मतलब क्या हो चुका है, आईसी की वैल्यू 1 हो चुकी है। आईसी की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो वो कहां पर आ चुकी है, सोइल इज एट लिक्विड लिमिट। ठीक है, यहां पर आ चुकी है सोइल। और अगर प्लास्टिक, यहां पर अभी सोइल है, इस कंडीशन पर है, तो क्या बोलेंगे, आईसी की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर है तो क्या आईसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और एक और पूछ लेते हैं कि अगर आईसी की वैल्यू नेगेटिव हो, एक और कंडीशन बनती है, आईसी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिव, तो क्या होगा, ये इंडिकेट करता है मतलब कि अब जो लिक्विड लिमिट है, वाटर कंटेंट जो है ना, अब लिक्विड लिमिट को भी क्रॉस कर चुका है। वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट। वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से भी आगे जा चुका है, वो लिक्विड स्टेट में आ चुकी है अब सोइल। ठीक है, तो ये आईसी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो इसको इंडिकेट करती है। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, मतलब अब जो सोइल है वो बिहेव करेगी लिक्विड की तरह। सोइल जो बिहेव करेगी ना, वो कैसे करेगी, लाइक ए लिक्विड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने लिखवा दिए। ये भी, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मतलब आईसी की वैल्यू अगर 1 है तो सोइल इज एट इट्स प्लास्टिक स्टेट। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये आपको याद होना चाहिए। समेशन ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विड इंडेक्स क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द सोइल पोसेस जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो वो कौन सी सोइल होती है, क्ले नहीं होती, इसमें सबसे ज्यादा प्लास्टिसिटी होती है। ठीक है, क्ले, सिल्ट, इसमें भी प्लास्टिसिटी होती है, और सिल्ट में भी प्लास्टिसिटी होती है। जो हमारी सैंड होती है ना, उसमें जीरो प्लास्टिसिटी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर प्योर सैंड है तो हम उसमें बोल सकते हैं उसमें जीरो प्लास्टिसिटी। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टिसिटी में बता लेता हूँ किसकी जीरो 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 हो सकती है, किसकी नहीं हो सकती। ठीक है, ग्रेवल या सैंड अगर प्योर है तो उसमें जीरो प्लास्टिसिटी हो सकती है। ठीक है, इसलिए बोल देते हैं हम नॉन प्लास्टिक, जीरो प्लास्टिसिटी। ठीक है, जीरो ये है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इसमें जीरो हो सकती है। ठीक है, सैंड के केस में। सैंड के केस में स्लाइट प्लास्टिसिटी भी हो सकती है, जब उसमें या तो प्योर ना हो पूरी तरह से सैंड, तो उसमें स्लाइटली प्लास्टिसिटी हो सकती है। तो इसमें 1 to 5 की रेंज में भी आ सकती है। और जो सिल्ट होती है उसमें प्लास्टिसिटी जरूर होगी, थोड़ी होगी पर होगी जरूर। ठीक है, लोअर मीडियम की कंडीशन सिल्ट में आ जाती है। और हाई जो प्लास्टिसिटी होती है, हाईली प्लास्टिक, तो वो किस में आ जाती है, वो आ जाती है क्ले की कंडीशन में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी कर चुके हैं, आप पहले की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें हमने अच्छे से इसको डिटेल में किया हुआ है। तो एक्टिव क्ले हैज एन एक्टिविटी ग्रेटर देन। एक्टिव क्ले की जो एक्टिविटी होती है वो किससे ज्यादा होती है, इसका भी हम टेबल अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, इसमें ये दिखा देता हूं मैं दोबारा। तो क्ले कब एक्टिव होगी, जब हमारी एक्टिविटी की वैल्यू जो 1.25 से ज्यादा हो। ठीक है, 1.25। तो इसमें सारे ऑप्शन इससे बड़े ही है, 2 है, 1.4 है, 3.5 है। तो इसमें हम जो मिनिमम ऑप्शन होगा ना 1.4, क्योंकि ये भी जो है ना 1.25 से ज्यादा है, तो बोल देंगे हम वो कौन सी सोइल है, एक्टिव सोइल है, एक्टिव कंडीशन आ चुकी है। ठीक है, अगर एक्टिविटी की वैल्यू 0.75 to 1.25 होती है तो उसे बोल देते हैं हम नॉर्मल सोइल है।
और इनएक्टिव कब बोलेंगे, जब हमारी एक्टिविटी की वैल्यू 0.75 से कम है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल देंगे, एक्टिविटी हैज एन एक्टिविटी ग्रेटर देन एक्टिव क्ले की जो होती है 1.4 से ज्यादा होगी, तो हम इसमें ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज टू कैलकुलेट स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए जो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानते हो कितना होता है, वो होता है हमारा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बोलते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, वो कैलकुलेट करने के लिए जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसके लिए जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है ना, वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ये होता है वाटर के लिए, डेंसिटी ऑफ वाटर को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हमारा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सोइल जस्ट बिगेन टू क्रम्बल व्हेन रोल इनटू थ्रेड ऑफ 3 mm डायमीटर इज नोन एज, मतलब कब वो, जब हम उसको रोल्ड करेंगे, मतलब क्ले को लेंगे और उसको रोल्ड करना स्टार्ट करेंगे सोइल को, तो वो कब 3 mm के डायमीटर पे क्रम्बल होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो कौन सी होती है, प्लास्टिक लिमिट होती है हमारी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, प्लास्टिक लिमिट पे जब पहुंच जाएगी तो वो क्रम्बल होना स्टार्ट होने लग जाती है। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट की डेफिनेशन ये है। ठीक है हमारी, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज ऑब्टेन एज द डिफरेंस बिटवीन, सिंपल क्वेश्चन है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, ये हमारा होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी रिपीटेड है इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया। ये बहुत पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको पहले सिंपल क्वेश्चन जो है, सिंपल फॉर्मूले वो सारे आपको याद होने चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ रिगेनिंग ए पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ आफ्टर डिस्टर्बेंस ऑफ रिमोल्ड क्ले सैंपल इज नोन एज, या फिर इसको द प्रॉपर्टी ऑफ क्ले बाय वर्च्यू ऑफ विच दे रिगेन इफ लेफ्ट अलोन फॉर ए टाइम ए पार्ट ऑफ द स्ट्रेंथ लॉस्ट ड्यू टू रिमोल्डिंग एट अनअल्टर्ड मॉइस्चर कंटेंट इज नोन एज। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मतलब सॉइल को हमने पहले रिमोल्ड किया, हमारे पास सॉइल थी, उसको रिमोल्ड किया, मतलब उसमें जैसे हमने पाइल डाल दी, पाइल फाउंडेशन डाल दी, रिमोल्ड हो गई, तो सॉइल क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, डिस्टर्ब कर दिया हमने सॉइल को, तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ में मतलब लॉस होगा, एक टाइप से स्ट्रेंथ में क्या होगा, लॉस होगा, पर कुछ समय बाद वो स्ट्रेंथ वापस रीगेन कर लेती है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना सॉइल की वापस रीगेन करने वाली, इसको हम थिक्सोट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, थिक्सोट्रोपी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब सॉइल में पहले हम डिस्टर्ब करें जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ में क्या हो जाए, लॉस हो जाए। ठीक है, पर कुछ समय बाद वो स्ट्रेंथ वापस रीगेन कर लेती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको थिक्सोट्रोपी इसकी प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टोक्स लॉ इज लिमिटेड टू द सॉइल ऑफ साइज डैश mm, तो जो स्टोक लॉ होता है वो वैलिड कहां तक होता है, वो होता है 0.0002 mm तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, या फिर इसमें ये भी लिखा हो सकता है 0.2 माइक्रोन लिखा हो सकता है। ठीक है, माइक्रोन भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यूनिट चेंज करना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू व्हाट डायमीटर ऑफ रोल इज सॉइल रोल्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्लास्टिक लिमिट, अभी देखा था ना, 3 mm का डायमीटर पे रोल्ड करने लगते हैं, जब वो क्रम्बल होने लग जाती है, तो 3 mm इसका डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू किस में, प्लास्टिक स्टेट में चेंज हो जाती है। आसान क्वेश्चन है, लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में, तो ये कौन सी होती है, लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट होती है ना, लिक्विड लिमिट पे क्या होता है, जो लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट पे चेंज हो जाता है, प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट पे चेंज हो जाता है, तो वो कौन सी होती है हमारी, लिक्विड लिमिट। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो वो आपको टेबल ही याद होना चाहिए। ठीक है, द वाटर कंटेंट विच द सॉइल चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट, तो कौन सी होती है, लिक्विड लिमिट। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इंडेक्स आईडी, मतलब आईडी की वैल्यू किसके बीच में होती है, ठीक है, वो होती है 0 to 1। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, ठीक है। 0 कब होगी, जब वो लूसेस्ट स्टेट में होगी सॉइल, कब होगी, लूसेस्ट स्टेट में होगी। और डेंसेस्ट स्टेट में होगी सॉइल, ठीक है, डेंसेस्ट स्टेट में होगी तो हम बोल सकते हैं जो आईडी की वैल्यू 1 है। ये टेबल से आप याद रख सकते हैं, टेबल भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आईडी की वैल्यू अगर 0 होती है तो बोल सकते हैं लूसेस्ट स्टेट में भी सॉइल, ठीक है। 0 से 15, ठीक है, 0 से 15 मतलब ये परसेंटेज में है, ठीक है, परसेंटेज में, ठीक है। इसको फिर हम 0.15 भी लिख सकते हैं, तो ठीक है, हम इसको 0 to 0.15, ठीक है, ये परसेंटेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितने की, 0 IP=1, तो IP का ये वैल्यू रेंज होती है, ठीक है। यहाँ पर हमने परसेंटेज में लिखा हुआ है। तो वेरी लोस सॉइल के लिए होता है। लोस सॉइल का बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 15 से 35 के बीच में होता है। 35 से 65 हो गया हमारा मीडियम डेंस सॉइल के लिए, ठीक है। और हमारा डेंस, वेरी डेंस और डेंसेस्ट हो जाता है हमारा, अगर 1 हो जाता है तो हम बोल सकते हैं डेंसेस्ट स्टेट में अभी सॉइल, ठीक है। तो वेरी डेंस के लिए 85 to 100, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस, हाइड्रोमीटर का टेस्ट भी हमें करना है अभी। हाइड्रोमीटर एनालिसिस फॉर ए सॉइल मास, तो इसमें बोथ मिनिस्कस करेक्शन एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन आर एडिटिव, मतलब इसमें हमें पहले पता होना चाहिए कौन सी करेक्शन। तो हम इसको, सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए। इसमें जो होती है ना मिनिस्कस करेक्शन, मिनिस्कस करेक्शन जो होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसको टेस्ट में हम अच्छे से करेंगे। मिनिस्कस देख ऐसे होता है हमारा हाइड्रोमीटर में, उसमें जो पानी होता है ना वो थोड़ा सा वो ऐसे दिखता है, मतलब मिनिस्कस करेक्शन ये होती है, मतलब अपनी हाइट से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। पॉजिटिव इसलिए होती है क्योंकि नीचे को साइड जाती है ना, रीडिंग इंक्रीज होती है, हमारी एक्चुअल पानी की रेंज ये होती है, तो नीचे की साइड इंक्रीज होती है, तो हमें इसको पॉजिटिव करना होता है, इसको ऐड करना होता है, ठीक है। तो अच्छे से करेंगे हम तब। अभी बता देता हूँ, मिनिस्कस करेक्शन सिर्फ पॉजिटिव होती है, और हमारी दूसरी करेक्शन कौन सी होगी, टेम्परेचर करेक्शन और होती है, ठीक है। टेम्परेचर करेक्शन में अगर टेम्परेचर टेम्परेचर जो 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो पॉजिटिव होगी ये हमारी करेक्शन, ठीक है, हाइड्रोमीटर टेस्ट में, ठीक है, हाइड्रोमीटर में। और टेम्परेचर अगर 27 डिग्री से कम है तो नेगेटिव होगी, ठीक है। और एक और होती है हमारी डिस्पर्जन। 3 टाइप की करेक्शन होती है हमारी, लास्ट होती है डिस्पर्जिंग करेक्शन, ठीक है। डिस्पर्जिंग करेक्शन हमेशा नेगेटिव होती है, डिस्पर्जिंग करेक्शन, ठीक है, हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। इनको अच्छे से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हाइड्रोमीटर का टेस्ट करेंगे। अभी यही इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाता है, तो आप इनको सबको ही तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। यही डायरेक्ट बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे करेक्शन से। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, मिनिस्कस करेक्शन इज एडिटिव, हमेशा एडिटिव होती है। एंड डिस्पर्जिंग एजेंट करेक्शन इज सब्ट्रैक्टिव, तो इसमें यही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहा। मिनिस्कस करेक्शन, बोथ मिनिस्कस करेक्शन एंड डिस्पर्जिंग करेक्शन, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और लास्ट क्या, मिनिस्कस करेक्शन सब्ट्रैक्ट, मिनिस्कस पॉजिटिव होती है तो ये भी गलत है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉइल इज डिनोटेड बाय, तो इफेक्टिव साइज को हम किससे डिनोट करते हैं, इफेक्टिव साइज को एक और नाम से बोलते हैं इफेक्टिव डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर, ठीक है। कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉइल इज डिनोटेड बाय, तो किससे करते हैं, D10 से, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। ए क्ले हैज अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 200 किलोन्यूटन स्क्वायर मीटर in undisturbed state. The clay was then remolded and the unconfined compressive strength was found to be 60 kilonewton square meter. The sensitivity of this clay, हमें सिंपल अगर सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पता है तो हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसका क्या होता है,
अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल, ठीक है, इसको ऐसे नोट करते हैं, डिवाइडेड बाय अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रीमोल्ड क्ले। तो मैं अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब स्टेट में क्या दी हुई है 200, तो 200 हो गया। बाय दूसरा क्या है रीमोल्ड स्टेट में, रीमोल्ड में कितनी दी हुई है अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 60। सिंपल सॉल्व करना है 3.33 आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, आगे हम और रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे, और आपका कुछ भी डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आगे हम और भी रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।